हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के अध्ययन के क्रम में हम कौटिल्य के बारे में जो चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियोस में, आज हम आगे बात करते हैं। मंत्रियों की हमने बात शुरू कर दी थी। इसी क्रम में मंत्रणा की गोपनीयता से संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि मंत्रणा की गोपनीयता जो है वो बहुत ही आवश्यक है। कौटिल्य राजा को सतर्क करते हैं कि कई बार मंत्री भी अपने विश्वास के अन्य लोगों को मंत्रणा के बारे में बता सकते हैं, इसलिए राजा को मंत्रियों पर भी निगाह रखनी चाहिए। मंत्रियों पर नियंत्रण के संदर्भ में कौटिल्य की मान्यता है कि यदि मंत्री स्वार्थ से मुक्त रहकर राजा को उसके हित के लिए परामर्श नहीं देते तो राज्य के हितों के लिए जो गंभीर संकट जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो कौटिल्य ने गुप्तचरों के माध्यम से समय समय पर अमात्यों की यानी कि मंत्रियों की 4 प्रकार की परीक्षाओं का उल्लेख किया है। ये 4 प्रकार की परीक्षाएं बिंदुवार हमको देखना है। पहली, धर्मोपधा यानी कि धर्म के द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता का परीक्षण। मैं आपको वापस से बता दूं कि अमात्य शब्द का प्रयोग करते हैं कौटिल्य जब वो मंत्री की बात कर रहे हैं। तो मंत्री और अमात्य एक प्रकार से पर्यायवाची हैं। मनु के संदर्भ में यदि आप बात करेंगे तो आप मंत्री शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि कौटिल्य के संदर्भ में बात करेंगे तो आप अमात्य शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि शब्द उस व्यक्ति के द्वारा, उस विचारक के द्वारा उस पर्टिकुलर संदर्भ में लिखे गए हैं, यूज़ किए गए हैं। तो पहला है धर्मोपधा यानी कि धर्म के द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता का परीक्षण करना। कामोपधा यानी कि स्त्रियों के संदर्भ में मंत्री के चाल चलन का परीक्षण करना। तीसरा, अर्थोपधा यानी कि गुप्त उपाय करके मंत्री को धन का लालच दिखा करके उसके आचरण का, उसकी ईमानदारी का परीक्षण करना। और चौथा, भयोपधा यानी कि भयभीत करके शासन के विरुद्ध आचरण करने के लिए प्रेरित करने के द्वारा मंत्री की निष्ठा का परीक्षण करना। तो ये एक प्रकार से मंत्री पर नियंत्रण करने की ये 4 प्रकार की परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं कौटिल्य। अब शासक पर नियंत्रण के बारे में भी उन्होंने कहा, यानी सबसे पहली बात कि वो राजतंत्र की व्यवस्था का समर्थन तो करते हैं, लेकिन राजतंत्र में वो निरंकुश राजा के किस कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं करते। राजा के ऊपर यानी कि शासन व्यवस्था, शासक के ऊपर भी वो नियंत्रण की बात करते हैं। संस्थागत नियंत्रण की, नीतिगत, प्रक्रियागत और व्यावहारिक तरीके से उपाय करके उन्होंने इस नियंत्रण के बारे में चर्चा की, क्योंकि वो स्पष्टतः मानते हैं कि राजा का अनुशासित रहना, नियंत्रित रहना, मर्यादा में रहना राज्य और प्रजा दोनों के हित के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि नीति और धर्म का जो सैद्धांतिक नियंत्रण है वो किस प्रकार से कौटिल्य ने राजा के बारे में बताया। कौटिल्य ने शासक को धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया है, और उनके अनुसार धर्म, सत्य, अहिंसा, दया, अक्रूरता, ये जो नैतिक नियम हैं, इन नियमों के अनुसार राजा को अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। वो स्पष्ट करते हैं कि शासक का मर्यादित रहना और अनुशासित रहना राज्य सत्ता का आधार है। यानी कि जो भी राजा अपनी मर्यादा में रह करके, मतलब वो राजा की बात तो करते हैं, राजशाही राजतंत्र व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन ऐसा राजा भी किसी भी स्थिति में निरंकुश या मर्यादाहीन आचरण नहीं करेगा। उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने नियंत्रणों की व्यवस्था के बारे में पूरी बात की कि राजा जो है वो धर्म, विधि और चरित्र के अनुसार यदि अपने शासन का संचालन करेगा तो ही वो योग्य शासक कहा जा सकता है। तो इस क्रम में राजा की शिक्षा और प्रशिक्षण जो है वो इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि नैतिक गुण और धर्म के अनुसार आचरण जो है वो उसका एक डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए, उसके व्यवहार का हिस्सा बन जाए। जो परामर्शदात्री संस्थाएं हैं यानी कि जो मंत्री हैं, जो पुरोहित हैं, जो कि राजा को समय समय पर परामर्श देते हैं, उनके ऊपर उनका भी नियंत्रण राजा के लिए आवश्यक है कि मंत्री जो है वो और पुरोहित या धर्म के जो अधिष्ठाता हैं वो लोग भी राजा के ऊपर समय समय पर नियंत्रण करते रहें।
और लास्ट में वो जनता और जनमत के नियंत्रण की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इतने हज़ारों वर्षों पहले कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र नामक रचना को लिखा। तो जिन नियंत्रणों की हम आज, हमारा जो इतना डेमोक्रेसी डेवलप हो चुका है, जहाँ पर आज हम इतना लोकतांत्रिक तरीक़ों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, और जितना हमने थ्योरी में बनाया हुआ है, हमारा प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, वो सारे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाते उन सब के अनुसार आचरण करना, न तो शासन के द्वारा न प्रजा के द्वारा। लेकिन ये जनता और जनमत के नियंत्रण की बात इतने हज़ारों साल पहले कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कर चुके हैं। इसी का यही बात है, यही कारण है कि हम इस फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में इन चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये प्रासंगिकता जो है ये इस चीज़ से सिद्ध होती है कि आज हम जो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी चर्चा कौटिल्य इतने हज़ारों साल पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कौटिल्य शासक को जनमत के महत्व के प्रति सचेत करते हैं। वो ये कहते हैं कि धर्म के विरुद्ध कार्य करना या धर्म के विरुद्ध आदेशों का पालन करना, ये भी एक जनता के लिए चीज़ ठीक नहीं है। यदि राजकीय आदेश और धर्म के बीच टकराव हो तो राजकीय आदेश की तुलना में धर्म का पालन किया जाना चाहिए जनता के द्वारा। अब इसके बाद में जो नया टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था। यानी मैं इसमें बता दूं आपको, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, बहुत ही एक सिस्टमैटिक कैटेगराइज्ड तरीके से कौटिल्य ने चर्चा की है। अध्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं वो जिस डिपार्टमेंटल हेड्स की जो बात करते हैं। तो आज यदि मान लीजिए हमारे पास हम हमारे आज के परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो इतने ज़्यादा उन्होंने कैटेगराइज किया है मंत्रालयों को, यानी कि विभागों को, कि जैसे नापतोल का विभाग एक अलग है, उसका एक अध्यक्ष मान लिया उन्होंने, मछली पालन का विभाग अलग है, उसका अध्यक्ष मान लिया। हालांकि ये सारी चीज़ें आज भी हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा उस समय, इतना पुराने समय पर इतनी चीज़ों को समझना, इतना ज़्यादा कैटेगराइज करना, ये एक बहुत ही आश्चर्य का विषय हो सकता है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, कि इतने हज़ारों साल पहले उन्होंने इतना डिटेल में कैटेगराइज किस प्रकार से किया, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से संचालन किया जा सके और एक सफल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण हो सके। तो इसमें इसी क्रम में आगे मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें कि प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के बाद में अमात्य की बात करते हैं, विभिन्न श्रेणियों के मंत्रियों की, यानी कि, और इसके बाद जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं हमारी केंद्र और राज्य सरकार में पहले ऊपर पीएम है, उसके बाद में मंत्री हैं, और मंत्रियों के बाद में ये डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। सेंटर के लेवल पे देखें तो आईएएस हो गए, यहाँ पर आरएएस हो गए। तो विभिन्न प्रकार के जो राज्य अधिकारी हैं उनको कौटिल्य 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, और उन श्रेणियों के अनुसार ही उनके वेतन उन्होंने बताए। तो पहली श्रेणी में वो मानते हैं मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। दूसरी श्रेणी में दौवारिक, अंतर्वेशिक, प्रशासता, समाहर्ता, सन्निधाता और दूसरे विभिन्न विभागों के अध्यक्ष। और तीसरी श्रेणी में प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यावहारिक, कर्मांतिक, दंडपालक, दुर्गपाल और अंतपाल। ये शब्द आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन जब आगे इनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे तो आपको ये शब्द समझ में आ जाएंगे, और इसको आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखना है जब भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा। तो कौटिल्य ने ये जो 3 श्रेणियां हैं, इनके अधिकारियों का वार्षिक वेतन, जैसे पहली श्रेणी का 48,000 पण, उस समय की जो मुद्रा है वो पण है, और दूसरी श्रेणी का 24,000 पण वार्षिक वेतन, और तीसरी श्रेणी का 12,000 पण वार्षिक जो है वेतन निर्धारित किया है। थैंक यू।